अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। ईरान और अमेरिका की जंग में अब अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस हद तक प्रिवेल कर गई है कि आप हतमी तौर पर कोई तज्जिया पेश करने से कासिर हैं। सो द ओनली वे फॉरवर्ड लेफ्ट फॉर जर्नलिस्ट और फॉर एनालिस्ट कि जो लेटेस्ट मोस्ट इंफॉर्मेशन है उसका तज्जिया किया जाए, उसको देखा जाए, परखा जाए, क्योंकि सुबह सूरत हाल कुछ और होती है, रात गए तक सूरत हाल अक्सर बदल चुकी होती है। अब जब से इन्होंने ट्रंप सरकार ने सीज फायर को एक्सटेंड किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, उसके बाद ईरानियन रद्द-ए-अमल जो है उसका इंतजार है। गो के बकाई साहब की एक स्टेटमेंट आई, बड़ी नपी तुली थी कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करना है, लेकिन अमेरिका हो या ईरान पाकिस्तान की जो सालिश है उसकी तायद कर रहा है। अब आज की जो सबसे अहम खबर है वो ट्रंप सरकार का एक और बयान है। वो कैटलिन डॉन बॉस जो पाकिस्तान बड़ी मशहूर हुई पड़ी है, न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में स्टे किया और बड़ा तवील मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज हो रही हैं। उन्होंने ये बताया है ट्रंप को कोट करते हुए कि जुमे को अगला राउंड हो सकता है। विल इट बी पॉसिबल और नॉट, क्योंकि ईरान का जवाब आना बाकी है। मेरी ज़ाती इत्तला ये है कि इट माइट गो टू संडे, फ्राइडे से शायद आगाज़ ज़रूर हो जाए, लेकिन संडे तक ये कहानी बनती हुई हमें दिखाई देती है। इस बीच में दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। नंबर वन, ईरान ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से जंग शुरू हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उन्होंने पहली बार 3 वेसल्स को रोका है, कॉन्फिस्केट किया एक ऑयल टैंकर को, 2 जो कार्गो शिप थे उनको वापस ईरानियन हुदूद में वो लेके आए और उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने नहीं दिया। नंबर 2, ईरान ने पहली बार थ्रू देयर IRGC का जो करीबी न्यूज़ एजेंसी हैं जैसे तस्नीम, उनके ज़रिए ये रिपोर्ट दी कि हम दुनिया की जो इंटरनेट केबल है इस पूरे खत्ते से गुजरती है, रेड सी से लेके और स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब से और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक जो जाती है, इसको अगर हमने डैमेज किया तो 97% दुनिया की इंटरनेट मुतासिर हो सकती है। नंबर 3, CNN ने आज एक खबर जारी की कि कोई 50% के आसपास जो इंपॉर्टेंट मोस्ट जो गैजेट्स हैं या हथियार हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स हूँ, ज्वाइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ हूँ, SM-3 SM-6 हूँ या फिर थार्ड या पैट्रियट हूँ, 50% एग्जॉस्ट हो चुके, कंज्यूम हो चुके और नई सप्लाई 3 से 5 साल में बनती है। AP को मैंने चेक किया तो उन्होंने बताया इस खबर को वैलिडेट करने के लिए कि बिल्कुल नए ऑर्डर्स आ चुके हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में ये जा चुकी कहानी। तो इस सारी सूरत हाल को ऐलान अब किसी और तरह से देख रहा है, लेकिन इस बीच में खबर यह भी कि सुप्रीम लीडर जो है उनका वाज़ेह हुक्मनामा आएगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप है। ये है ताज़ा कहानी। ईरान क्या जुमे वाली ऑफर को कबूल करेगा, नेवल ब्लॉकेट ख़त्म होगा, आबने हॉर्मुज़ खुलेगी या नहीं, और सालिसीन जो हैं वो अब मजीद क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इस बात करने के लिए आज मैं आपको बता दूं कि एयर कमांडर रिटायर खालिद चिश्ती साहब मौजूद होंगे, बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात लेके जो हथियार एग्जॉस्ट का उस बारे में ओवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन जफर साहब, वेरी कम्पिटेंट एमिनेंट वॉइस हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और मोहतरमा मोना खान साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ वाबस्ता हैं, कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल आप उनकी रिपोर्टिंग को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आने से पहले मोना के पास जाऊंगा लेटेस्ट जानने के लिए। मोना, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि वो कैटलिन ने तो खबर दे दी कि जुमे वाली कहानी ट्रंप सरकार दोबारा एक नई उम्मीद दिला रहे हैं। जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, बिलखुसूस ईरानियन के साथ जो राब्ते हुए, चीनी के साथ जो राब्ते हुए, KSA के साथ राब्ते हुए, उसका खुलासा बताते हुए क्या लगता है आपको, जुमा पॉसिबल होगा? जी बिल्कुल। आज फॉरेन मिनिस्टर की जो बेसिकली जो क्वाड बना हुआ है 4 फॉरेन मिनिस्टर्स का, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं, मिस्र के हैं, पाकिस्तान है और तुर्की है। मिस्र वालों से तो गुज़िश्ता 2 दिनों में मुसलसल बात होती रही है। आज सऊदी से कल बात हुई थी और आज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर से भी बात हुई है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से भी पाकिस्तान की जो बैक एंड पे कोशिश चल रही है, जो हमारी भी बात होती है अपने सफारती ज़राए से, कि जो ब्लॉकेड है US वाली साइड से, क्योंकि अब ईरान की सिर्फ एक ही शर्त है मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए कि जो नाकाबंदी है वो ख़त्म हो। तो अब पाकिस्तान किसी तरह कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा थोड़ी सी लचक आई भी थी अमेरिकन साइड से कि वो शायद ये नाकाबंदी आर्जी तौर पे उसको ख़त्म भी कर दें ताकि एटलीस्ट वो टेबल पे वापस आ जाए। तो इसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है। तो आई थिंक सून हमें शायद, जैसे रात के सीज़ फायर की खबर आई थी हमारे पास कि ट्रंप साहब ने कहा कि इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया है, हमने सीज़ फायर एंड कर दिया है जब तक कि वो यूनिफाइड प्रपोजल के साथ सामने दोबारा नहीं आते और टेबल पे आके नहीं बैठते। तो इसमें अब इस चीज़ पे वर्किंग हो रही है कि आर्जी तौर पे ही सही
नाकाबंदी वहां से वो हटाएं ताकि ईरान को हम टेबल पे वापस लेके आ सकें। और आई गेस कि अमेरिका ऐसा कर देगा, बिकॉज अगर ट्रम्प साहब की आप स्टेटमेंट देखें तो इस वक्त अमेरिका अपने आप को खबरों में बावजूद इसके के अग्रेसर होने के बावजूद इस वक्त जो सिंपथीज हैं या जो कह सकते हैं कि वो ये गुडी गुडी ये है कि अमेरिका इज ऑल रेडी टू कम टू पाकिस्तान एंड फर्दर डायलॉग्स। बिल्कुल ठीक है मोना, मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरे हाँ। साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब, आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखी, समझ रहे हैं, आप उसे जायजा भी पेश कर रहे हैं, आपको हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। ये अब फॉक्स, अभी हम चूंकि बराह रास्त हैं, वो कह रहा है कि जी वो कोई गैर मुअय्यना मुद्दत वाली सीज़ फायर नहीं है, बल्कि 3 से 5 दिन की कहानी है। ट्रंप को जल्दी है कि कोई डील वो फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सेकंड लास्ट जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट थी उसमें तो कहते हैं जब तक ईरान कोई प्रपोजल लेके नहीं आता। आपको लगता है कि जुमे हफ्ते इतवार तक ईरान विलिंग होगा टू बी बैक ऑन द नेगोशिएशन टेबल? बहुत बहुत शुक्रिया जामिद साहब। विलिंगनेस तो वो शो करेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन, इसलिए कि ईरान ने देख लिया है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की मजबूरी है कि वो नेगोशिएशन करें और वो कोई डील लेके जाएं। उन्होंने 14-15 मई को चीन जाना है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होनी है, तो वो वहां पे कोई ट्रंप कार्ड हाथ में लेके जाना चाहते हैं, अपना अपर हैंड रख के जाना चाहते हैं। एटलीस्ट एक मॉरल सुपीरियोरिटी के साथ वो चाहेंगे कि वो चीन जाएं और ये दिखाना चाहते हैं, दुनिया को एक नैरेटिव बनाना चाहेंगे कि हमने तो ईरान को बुलाया था मुज़ाकरात करने के लिए, देखें वो नहीं आए। अगर आ जाएंगे तो उनके सामने ऐसी शराइत रखी जाएंगी जो उनके लिए मुश्किल हो कबूल करना। तो दोनों सूरतों में वो ईरान को फंसाना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि पिछली दफा जब ट्रंप साहब ने ये सीज़फायर अनाउंस किया था तो ऑयल प्राइस $20-25 एक रात में चंद घंटों में नीचे आ गई थी। आज जब सीज़फायर अनाउंस हुआ है तो डॉलर प्राइस, ऑयल प्राइस ऊपर जा रही है कि $2-3 सुबह से ऊपर हो गई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि दोनों चीजों में फर्क है। पिछली दफा जो सीज फायर हुआ था वो वेल इंटेंडेड लग रहा था, एटलीस्ट लोगों को एक होप आई थी। अब जिस किस्म की ये गिमिक्स कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, इसमें क्लियरली नजर आ रहा है ब्लॉकेट किया, मुज़ाकरात के वक्त मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाता है। इस किस्म की बातें जब आप करते हैं तो इससे आप क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? आप दूसरे पार्टी को ट्रिक कर रहे हैं। तो दे आर क्लियरली सेंडिंग अ मैसेज टू ईरान कि हम ये नहीं करना चाहते। और 2 लाख फौज की बात हो रही है। मुज़ाकरात करके अगर आप डील करना चाहते हैं, आप डील कहते हैं, हम उसको समझौता कहते हैं, सीज फायर कहते हैं, या जंग बंदी का कोई मायदा होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉल इट व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन उसके लिए एक माहौल बनाया जाएगा। उस माहौल में इन्होंने उस माहौल को खुद डैमेज किया है इस किस्म की बातें करके। जनरल फोर्ड को दोबारा ले आए ईरान के सामने। तो वो तो मिलिट्री पोस्टरिंग कर रहे हैं, चले ये मान लेते हैं कि मिलिट्री पोस्टरिंग अपना अपर हैंड रख के दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ईरान पे। तो ईरान भी तो इंटेंशंस रीड कर रहा होगा ना, इनकी कमजोरी भी रीड कर रहा है कि बिल्कुल ठीक है मामला, इस मामले को कहीं सेटल करने की। बिल्कुल डॉक्टर साहब मेरे साथ रहे। मोना, आपने चूंकि से इन मामलात को आप 50-60 दिन से मुसलसल ऑन टोज कवर कर रही हैं, हमने देखा जो इंटरनेशनल मीडिया है, वायर्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ट्रंप एक्सेसिबल था, फोन किया, पहले पता चला जेडी वैंस उड़े हैं, आ जा रहे हैं, फिर पता चला कल आ रहे हैं, फिर पता चला नहीं जी टेक्निकी स्टाफ तो आ गया। तो ये जो एक बड़ी अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर गई थी, वो क्या इस सारे मुद्दे की इंटेंसिटी और हाइप की वजह से थी, किसी प्रोफेशनल ग्लिच की वजह से थी, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से थी, और व्हाट एल्स, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? एक्चुअली कैटलिन से भी, क्योंकि शी इज अ गुड फ्रेंड नाउ, और बाकी भी जो इनके यहाँ पे जर्नलिस्ट आए हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप साहब कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब सदर साहब हर एक के साथ अवेलेबल हैं, उनका फोन उठा रहे हैं, और वो उनकी तबीयत भी ऐसी है कि ही कैन से एनीथिंग एट एनी मोमेंट, तो वो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। लेकिन चूंकि सदर साहब ने कह दिया तो वो खबर बन जाती रही है। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से हमेशा जो स्टेटमेंट आई है वही वैलिड रही है, जेडी वैंस की आमद से लेके अब तक की सारी। यहाँ पे अभी आप सीज फायर की मुद्दत की बात कर रहे थे, मैंने इस हवाले से एक एनालिसिस भी दिया था कि जो रात को जो सीज फायर अनाउंस हुआ था उसमें जो उन्होंने कहा था कि इंडेफिनिट टाइम है, लेकिन लामहदूद टाइम नहीं है। ये मतलब इसमें गुड भी है और बैड भी है। गुड ये है कि टाइम नहीं बताया,
बैड ये कि ट्रम्प साहब के मूड का पता नहीं है, किसी भी वक्त वो सीज फायर एंड हो सकता है, जब वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी असाब की जंग चल रही है, क्योंकि ईरान आ नहीं रहा और अमेरिका डेस्परेटली आके टॉक्स करना चाहता है। तो ये जो सीज फायर की जो मुद्दत है, ये किसी भी वक्त खत्म भी हो सकती है और आगे भी जा सकती है। और CNN ने इसके ऊपर स्टोरी भी की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो अपने व्हाइट हाउस के सोर्सेज से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि ये ट्रम्प ये चाहते हैं कि मैं इतना लंबा टाइम नहीं दूंगा कि ईरान ड्रैग करे, टॉक्स को भी ड्रैग करे। तो बेसिकली ये जो मुद्दत है, इसको बिल्कुल ये ना समझा जाए कि इंडेफिनिट टाइम है। तो जो भी आप बात कर रहे थे ना 3 से 5 दिन की, तो आई गेस कि ये हफ्ते की ही गेम है और ये टॉक्स डेफिनेटली अभी जो वर्किंग चल रही है नाकाबंदी के ऊपर, तो उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक समथिंग हैड टू हैपन। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता उठा रहा है ईरान, उनके न्यूज़ आउटलेट्स ये बता रहे हैं, क्योंकि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ट्रंप को जल्दी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी 60 दिन की डेडलाइन भी है उसके पास, क्योंकि फिर उसके बाद कांग्रेस से उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो आइन में तो लिखा है। लेकिन उससे पहले मिसालें हैं, जब मुख्तलिफ सुदूर ने लीबिया वाला मामला हो, सबको बाईपास किया। क्या ये एक हर्डल या एक तलवार हो सकती है ट्रंप के ऊपर कि कांग्रेस से 60 दिन के बाद अप्रूवल लेनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी जल्दी इसको निपटा लें? ये भी एक इम्पोर्टेंट नुकता है, इसलिए कि कांग्रेस की अप्रूवल लेने दरकार है। 60 दिन एक्सपायर हो जाएंगे 28 तारीख को, तो 28 तारीख तक से पहले उनको कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। उसकी कंडीशंस हैं कि अगर ये कांग्रेस की अप्रूवल के बगैर आगे जाना चाहते हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, फर्ज करें गल्फ में या नेटो में, वो कोई दरख्वास्त करें इनसे, यानी कि वो उनके साथ जो दफाई मुआहदा है उसको इन्वोक करें, तो फिर वो कैद खत्म हो जाती है 60 दिन वाली। वो कोई कर नहीं रहा, तो उससे भी इन्हें परेशानी हो रही है। इनके नेटो एलाइज और इनके गल्फ एलाइज जो हैं वो उस किस्म की इनको सहूलत नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये इसमें आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ भी उनको प्रॉब्लम आया, सऊदीया ने वो इन्वोक नहीं किया उनके साथ, तो उनको ये गुंजाइश नहीं मिली प्रेसिडेंट ट्रंप को। सो ये सारी चीजें ईरान ऑब्जर्व कर रहा है कि ये अंडर प्रेशर आ रहे हैं। इनकी रेटिंग भी डोमेस्टिक जो इनके ऑडियंस हैं उनमें नीचे जा रही है। 33% इस वक्त उनकी अप्रूवल रह गई है एज अ प्रेसिडेंट। सो ये सारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनके ऊपर और तरीके के भी प्रेशर्स हैं। ज़ाहिर है एक इजरायली लॉबी का प्रेशर है कि आप ये एक्शन करें, दूसरी तरफ उनकी पब्लिक का प्रेशर है कि आप ये ना करें। उनकी कांग्रेस में, सेनेट में, वहां पे भी स्प्लिट आ गई है। सो प्रो वॉर एंटी वॉर दोनों फोर्सेस इस वक्त उनके ऊपर हावी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और ईरान इज डेफिनेटली वॉचिंग दिस कि ये इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। इनको कोई ट्रॉफी चाहिए, और वो ट्रॉफी जो है हम इनको आके निगोशिएटिंग टेबल पे आके प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो जंग हमने बैटल ग्राउंड में जीती है, हम इनको प्लेट में रख के निगोशिएटिंग टेबल पे इनको दे दें, ये ट्रॉफी बना के उसको लेके चले जाएं। सो दैट इज द सिचुएशन, दे आर वॉचिंग वेरी केयरफुली। आप देखें जो इन्होंने, जिनका आपने अपने इब्तिदाइये में तज़किरा किया, ये जो 2 वेसल्स इन्होंने पकड़े हैं, उस वेसल के पकड़ने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला भी रहे, तो ईरान ने बहुत एक शानदार टैक्टिकल मूव किया है, इसलिए कि रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है इस सारे वहां पे ट्रांसपोर्ट में, और वो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होने से इंश्योरेंस प्राइस ऊपर चली जाती है। तो जो इसलिए ऑयल प्राइस भी आप देख रहे हैं कि ऊपर जा रही है, स्ट्रेट ओपन होने के बावजूद या जंगबंदी का ऐलान होने के बावजूद ऑयल प्राइस इज नॉट कमिंग डाउन। बिल्कुल ठीक, ईरान ने ये टैक्टिकल मूव्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब साथ रहेगा, डॉक्टर साहब से साथ रहेगा। डॉक्टर साहब, मोना मुझे ये बताइएगा कि हम अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों साइड से देख रहे हैं, और वहाँ पे बिलखुसूस इन जो कॉन्फ्लिक्ट में मुब्तला ममालिक हैं, एग्जॉस्ट होते भी दिखाई देते हैं, रिएक्टिव होते भी दिखाई देते हैं। लेकिन परहैप्स एक शय बड़ी अभी तक स्टेबल है, वो ये है कि जो मीडिएटर हैं, इंटरलोकेटर हैं या सालिस हैं, ये एग्जॉस्ट नहीं हो रहे। स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ या दीगर जो दोस्त ममालिक हैं, तो ये स्पिरिट और एनर्जी अभी तक बाकी है? जी बिल्कुल बाकी है, और इसहाक डार साहब, फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल जारी और सारी हैं। और आज तो प्राइम मिनिस्टर की तो मुलाकात भी हुई है ना ईरानी सफ़ीर के साथ यहाँ पे, और वो भी पैगाम रसानी की गई है बाकायदा तौर पे कि जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद जो रात को जो बातचीत हुई है फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ और प्राइम मिनिस्टर की, वो भी सारी चीज़ें ईरानी सफ़ीर को बुला के उनको बताया गया है ताकि वो आगे पैगाम रसानी करें और चीज़ों को फिर आगे पहुँचाया जाए। लेकिन जहाँ एग्जास्ट करने की बात है, जो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आ चुका है वो डेफिनेटली एग्जास्ट हो चुका है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हम अपने विजिट को एक्सटेंड करें ना करें, क्या करें। तो मोना, उनको कोई पिंडी के इस्लामाबाद के अच्छे खाबे उन्हें खिलाएं ताकि रौनक लगी रहे। तो अभी इस्लामाबाद की तो ये सिचुएशन है वेट एंड वॉच की, बट ये है कि चूंकि अभी तक इस्लामाबाद लॉकडाउन है
और जो सिचुएशन है वो इंटैक्ट ऐसे ही कि जैसे कि किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता है। अमेरिकन की जो सीक्रेट सर्विस है वो यहाँ पे है, जो उनकी जो प्रोटोकॉल टीम्स है वो ऑलरेडी पहुंची हुई है, तो जब तक वो यहाँ पे हैं तो इट मीन्स के चीज़ें यहाँ पर स्टैंड बाय हैं, वी आर रेडी कि एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट, क्योंकि बयानबाजी की तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सफारती तौर पे जब तक फाइनल बताया जाएगा तो आई गेस बहुत बहुत शुक्रिया मोना खान आपका। डॉक्टर हसन जफर साहब आपने वक्त दिया। मैं जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे साथ इसलिए रहिएगा कि ब्रेक के बाद बड़ी अहम मालूमात लेके चिश्ती साहब और अवैस तौहीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। गुफ्तगू की वजह जो अमरीकी हथियारों में कमी है, जो ईरानियन लेटेस्ट रिएक्शन और प्लॉय है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रंप को जल्दी का है किया, इसके ऊपर अहम तरीन रिपोर्ट लेकर आपके खिदमत में हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन कर रखा है कॉमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब ने, और साथ हमें दस्तयाब हैं जनाब अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर गहरी नज़र रखते हैं, दिनों एक्सटेंसिवली लिख भी रहे हैं, हमारे उस्ताद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जुमे की एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान का ऐसा अभी कोई कंक्रीट जवाब नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में पहली बार जब से जंग शुरू हुई है उन्होंने 3 वेसल्स का रुख मोड़ा है, अपने पानियों में लेके वो वापस गए ईरानियंस, जो कि एक बहुत बड़ी मूव है। इंटरनेट दुनिया भर का डैमेज करने की भी वो धमकी दी जा रही है उनकी जानिब से। लेकिन इस बीच में जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी तायीद भी हो रही है दोनों ममालिक की जानिब से। कंक्रीट कोई दिन, टाइम, तारीख वो तय नहीं हो पा रही। तो ये ट्रंप की जो उम्मीद जुमे की है, इससे क्या मुराद ली जाए, इस पर बात करने के लिए हमने इन मौजूद मेहमानों को ज़हमत दी। अवैस साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आपकी जानिब में आऊँगा। अब उसने फिर न्यूयॉर्क पोस्ट को कह दिया जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, और साथ नेवल ब्लॉकेट की बात जारी रखी हुई है कि वो मैं ख़त्म नहीं करूँगा। किस बुनियाद पे ट्रंप को लगता है कि जुमे को मुज़ाकरात हो सकते हैं? शुक्रिया जामी। देखिए, रात गए जब अनसर्टनिटी थी, उसी के दौरान जब सीज फायर दम तोड़ती नजर आ रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी रिक्वेस्ट पे वो ये बात कर रहे हैं, और ये सीज फायर जो है उन्होंने एक्सटेंड की इनडेफिनेट पीरियड के लिए। और साथ में उन्होंने कहा कि लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉकेड जो है वो लिफ्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो अमेरिकन जितने भी सर्कल्स हैं उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट है, उसके अंदर एक ये बात है कि इनडेफिनेट का क्या मतलब है। इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए और एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि एक एजिनेस है, और मुझे लगता है कि ईरान और जो अगर आप ट्रंप का देखें, मुकाबला करें, तो रेजिलियंस वर्सेस ईगो का मसला आ रहा है। रेजिलियंस वर्सेस ईगो जल्द से जल्द चाहते हैं कि वो पीस डील करें, और ईरान के हलकों में एक और मशहूर है बात, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, लगता ये है कि खाली कमरे के अंदर सिर्फ वही बैठे हैं और वही दुनिया को देख रहे हैं और उसी के अंदर वो अपनी पोस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक नर्व्स को टेस्ट कर रहे हैं ईरानियंस, और ईरानियंस का आपको पता है कि जीसीपीओ जो जब हुई थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान न्यूक्लियर डील जेनेवा के अंदर, उसके जो अंदर अमेरिकन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे उस प्रोसेस में, मेरी उनसे प्राइवेटली वॉशिंगटन के अंदर कुछ बार गुफ्तगू हुई। वो कहते हैं ये इनका खासा है ईरानियंस का, ऐसा नहीं है जिस तरह के एक इम्प्रेशन दिया हुआ है कि जी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो अलग है उनकी व्यू, और ईरानियन जो लीडरशिप है पॉलिटिकल उसका अलग है। ये एक तरह से तोल पकड़ते हैं, आगे जाके थकाते हैं दूसरे फरीक को। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को थकाने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो फौरन ही डील करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नर्व भी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप उस मैसेज का जिसमें एक्सटेंशन किया उन्होंने अनाउंस की थी जामी, और उसका अगर आप मुख्तसरन 4 जुमलों में वो करें, तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये है, और तो मुझे लगता है कि काइनेटिक मींस अब वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते, ऑप्ट नहीं करना चाहते, वॉर में नहीं जाना चाहते। वही उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस भी कह रही है, और वही उनके खिलाफ एक अपोजिशन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कि ये इजराइल की जंग कैसे आपने। बिल्कुल ठीक। मैं वैसा मजीद भी बात करता हूँ, जरा चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया, उनकी इनपुट भी मैं ले लूं। दूसरा अगर आप जी मैं आता हूँ, जी जी प्लीज प्लीज बात पूरी करें। एक जुमला अगर करने दें, तो काइनेटिक मींस जो है वो उन्होंने
पार दूर रखी है, यानी कि वॉर, और इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड कायम रखने का उन्होंने किया है। तो ये एक ईरान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। चिश्ती साहब खुशामदीद कहते हैं। अब मुझे पता है आप सब ट्रैवल करें एंड सून यू विल बी देयर ऑन वीडियो विद अस। मैं समझना चाह रहा हूँ ट्रंप की जो उम्मीद है जुमे से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो बात अपनी जगह है, इस पर भी आपका कमेंट चाहिए कि क्या पॉसिबल होगा या नहीं। लेकिन आज एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव हुई है, वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब से जंग शुरू हुई है, ईरान ने दो जो वेसल्स हैं उनको वापस मोड़ा है, एग्जिट नहीं करने दिया उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, पानियों में वापस ले गए हैं। और एक तीसरा ऑयल टैंकर है जो कि मशकूक है, जिसमें कुछ 6 मिलियन लीटर ऑयल था, उसको बाकायदा कॉन्फिस्केट किया है। नेवल ब्लॉकेट के होते हुए ये सब कुछ कर गुजरना, इससे मुराद क्या ली जाए? क्या ईरान अमली तौर पर इन पानियों में अब अमली तौर पर इनएक्शन नजर आएगा? बहुत शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, जब ये अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया था तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी मुख्तलिफ चैनल पर कि ये ब्लॉकेट इतना आसान नहीं है। हम अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या इलाका देखते हैं तो बहुत छोटा नजर आता है। ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसको मैनिफेस्ट करना ईरानियन के खिलाफ अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। ये अमेरिकन नेवी पहले ही बहुत डिल्यूटेड है। अगर डिल्यूटेड ना होती तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वा लेती। एक बहरी जहाज को रोक के उसका इंजन डैमेज करके उसकी वीडियो बनाना तो हुतीस भी कर सकते हैं, उसमें अमेरिका की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये उन्होंने स्टैंड लोन जो परसों एक्शन किया था वो दैट वाज जस्ट एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब आप इंसल्ट ऐड कर देते हैं तो फिर दूसरी साइड जो होती है वो भी इंसल्ट की तरफ आना शुरू हो जाती है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि अमेरिका के लिए एनफोर्स करना इस ब्लॉकेट को वर्चुअली पॉसिबल नहीं होगा और ये पेनिट्रेट करेंगे। अब ईरान ने जब रिजॉल्व दिखाई, जाहिर है उन्होंने कम बैक किया और उन्होंने भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने का सोचा। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए आप चीजें मुश्किल करेंगे और अगर ऑप्टिक्स पे जाएंगे, ये देखिए ये ऑप्टिक्स है, ये जंग कोई जीत नहीं रहा, इससे कोई हार नहीं रहा, ये ऑप्टिक्स है। ये अपने अपने लोगों को शो ऑफ मसल, शो ऑफ स्ट्रेंथ, बेहतर बार्गेनिंग लीवरेज हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है अमेरिका ने कोशिश की कि बुनियादी तौर पर जब वो जहाज रोका था तो मेरा मानना ये है कि अमेरिका ने ये समझा था कि ये क्योंकि चाइना से इनबाउंड है तो चाइना बीच में बयान देगा या इंगेज करेगा अपने आप को। मैं अपने लोगों को अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप कह सकेंगे कि देखे जी मैंने चाइना को भी ट्विस्ट कर दिया है और चाइना को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया, चाइना का इतना स्टेक कर दिया कि उनको बोलना पड़ गया। तो आई थिंक चाइना ने तो अभी भी वही पॉलिसी रखी है। ये स्टैंड लोन एक, जैसे मैंने कहा ये एक इंसिडेंट था, तो ये गेम ऑफ नर्व ज्यादा है। इतने बड़े लीडर्स को, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा कि वो एक जवारी जहाज रोक कर ईरान को घुटने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो 40 दिन तक अपनी मिलिट्री माइट के साथ कंट्रोल नहीं कर सके तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 या 4 शिप रोक लेने से ईरान तौबा कर लेगा। ये मैं मानता हूँ। आखिरी बात इस पे ये है कि पहली दफा ईरान को उन्होंने एक अपने डिसीजन मेकिंग लूप में रिएक्टिव मोड में डाला है। पहले इससे ईरान करता रहा है अमेरिका के खिलाफ। सही। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी उन्होंने बंद कर खोलने की कोशिश की, उन्होंने हिटबैक किया, उन्होंने कहा हम फुट ऑन ग्राउंड करेंगे, उन्होंने नहीं होने दिया। तो अमेरिका को रिएक्टिव मोड में रखा उन्होंने। पहली दफा अमेरिका ने ईरान को रिएक्टिव मोड में डाला है, लेकिन फिर अब काउंटर रिएक्शन शुरू हो गई है। तो आई थिंक अनएंडिंग ये स्ट्रीम ऑफ जिसको कहते हैं इंटेंजिबल ज्यादा है इसके अंदर। मेजरेबल जंग की तरफ कोई खास मुझे इस पर कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक, साथ रहिएगा सर। ओवैस साहब, आपने सुना चिश्ती साहब का तजिया भी कि ईरान रिएक्शन मूड में गया है बावजूद, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो आज इस्माइल बकाई साहब की स्टेटमेंट थी, वो तस्नीम या महर या इरना जितनी भी न्यूज़ एजेंसी हैं, ज़ाहिर बात है उनका जो स्टेटमेंट आ रही है या दीगर की जो पार्लिमान के अरकान है, अभी तक ऐसा अगर मैं ये कहूँ कि माँ सिवाय इस्माइल बकाई साहब के कोई कंक्रीट स्टेटमेंट आई नहीं है कि वेदर ईरान विल बी विलिंग और नॉट। माँ सिवाय उनका जो जुमला है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ईरान हैज़ नॉट येट डिसाइडेड वेदर इट विल पार्टिसिपेट इन द न्यू राउंड ऑफ पीस टॉक्स विद अमेरिका टू बी हेल्ड लेट दिस वीक और नॉट। इफ वी रीच द कंक्लूजन दैट गोइंग टू इस्लामाबाद सर्व्स आवर नेशनल इंटरेस्ट वी विल गो देयर। तो ये कोई वाजे इसमें तो बात नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि वे इन कर रहे हैं, वेट एंड सी कर रहे हैं, किसी फाइनल हुक्म का इंतजार है जिसकी जानिब इशारा कि शायद मुश्तबा खामनेई को डायरेक्टिव जारी करेंगे। क्या ये राय दुरुस्त है वैसा? जी, यही लगता है जामी। देखिए, दूसरी जानिब जो रात गए एक बड़ा क्लियर एक स्टेटमेंट आया था ईरान के जो एम्बेसडर हैं यूएन के लिए, उन्होंने अमेरिका में कहा था
कि हम नेगोशिएशन में उस वक्त जाएंगे जब जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड स्टेट ऑफ हॉर्मस में, वो लिफ्ट की जाएगी, वो ख़त्म की जाएगी। तो उन्होंने ईरान की रियासत का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है, और वही इस वक्त भी जो मेरी ईरान के अंदर बात हुई है या और लोगों से जो मेरी समझ सूझबूझ है वो यही है कि इस वक्त वो उसको एक वन लाइनर को बनाया हुआ है उन्होंने कि आप लिफ्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो ईरान ने इफेक्टिवली यूज किया है वेपन के तौर पे, न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा मेरे ख्याल में उनके लिए डेटरेंस का काम दिया है। इसी वजह से एग्रेसिव पोस्चरिंग स्टेट ऑफ हॉर्मस में, जिसमें आप इब्तदाइये में फरमा रहे थे, तो वो हमें दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि नेगोशिएशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। 2-3 जो मुझे क्लैरिटी है वो मैं आपसे गोशगुजार कर देता हूँ। ईरान जो है वो नर्व्स जो है वो टेस्ट कर रहा है, वॉशिंगटन की भी, मीडिएटर्स की भी, और साथ में ईरान जो है उसके नेगोशिएशन करने के लिए आएगा, क्योंकि वो जंग में वो भी नहीं जाना चाहता, वो लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस चाहता है, और एक ऐसा देरपा जो है वो एग्रीमेंट चाहता है जिसके अंदर उनको सेंस ऑफ बिट्रेयल ना हो। दोनों की तरफ से एग्रेसिव पोस्चरिंग हुई है, और सबसे बड़ा मसला जामी वो ये है कि दोनों फरीकैन समझते हैं, जब नेगोशिएशन के लिए गुज़िश्ता दौर में भी आए थे, कि वो दोनों विक्टर्स हैं, दोनों फाते हैं। अगर फरीकैन दोनों समझे कि वो फाते हैं तो नेगोशिएशन कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी जब हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान गए थे, फ्रेश प्रपोजल्स डिस्कस हुए थे, स्मूथन आउट हुई थी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन थी दोनों तरफ, और उसमें आपने देखा कि सीज फायर भी लबनान के अंदर अनाउंस हुई थी, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस फौरनी जो है ईरान चाहता है नेगोशिएशन के अंदर। दूसरा जो है जो यूएसए और स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो रेगुलेशन चाहता है कि उसी के पास वो नेचुरल लीगल राइट है। ये 2-3 जो मसाइल है उस पर तो पूरी क्लैरिटी है कि अनफ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स करें, आप लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस करें, और जो रेगुलेशन है फुल रेगुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मस का दें, और न्यूक्लियर उस पे जो मेरी सोर्सेज हैं, जो मुझे समझ में आती है, जो पिछले राउंड के अंदर भी जो ईरान की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो कह रहे थे कि जो पिछली दफा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जो माहिदा हुआ था, न्यूक्लियर माहिदा, उसके अंदर 10 साल की शिक थी कि 10 साल तक यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था 3 साल 5 साल यहाँ तक बात हुई थी। लेकिन जो यूएसए का वक्त है, ये अमेरिका है, और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पे चाहते हैं कि वो ओबामा को जिज करे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सब जरा मैं चिश्ती साहब से बात करता हूं। चिश्ती साहब, सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि देखिए, पहले भी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और फिर सीज फायर इनेबल हुआ, और उसका शुक्रिया अदा किया गया ईरान की जानिब से भी और अमेरिका की जानिब से भी। पाकिस्तान के किरदार की तायद भी की गई, तारीफ भी। अब भी जब सूरत हाल बहुत बिगड़ गई और मुज़ाकरातकार नहीं पहुंचे, तो अगेन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, उनका नाम आया, और फिर ट्रंप ने उनका जिक्र भी किया और कहा कि मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कि ये मेरा ख्याल है लाइफ लाइन्स थी, और 2 ही थी। अब तीसरी बार तो हो नहीं सकता कि दोबारा सीज फायर हो, दोबारा जंगबंदी की कोशिश की जाए। अब ईदर they will have to go for a meaningful dialogue or there will be sheer destruction, sir. Do you tend to agree with this analysis? जामी साहब, देखिए, 2 डायमेंशन पर अमेरिका ने वॉर की वॉलेशन की थी। नंबर 1, जब ईरान ने कहा था कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस खोल रहा हूं, तो मैं तवक्को कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कहेंगे कि मैं ब्लॉकेड हटा रहा हूं। पहली बात, ब्लॉकेड हटाने का मतलब ये नहीं था कि आपने कोई फाइटर जहाज उड़ाए हुए थे, उनको लैंड कराना था तो इंश्योर होना था कि ब्लॉकेड हट गया। आपने सिर्फ एक सिंबॉलिकली आपके डजन्स ऑफ जो डिस्ट्रॉयर्स उस एरिया में हैं, उनको सिर्फ एक सिंबॉलिकली 10-10 किलोमीटर पीछे कर लेना और अनाउंस कर देना था कि हम नहीं कर रहे, चेक एंड बैलेंस बंद कर देते, तो ये ब्लॉकेड खुल जाता है। तो वो करना चाहिए। ओके, देखिए, ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर है। आप एक तरफ कहते हैं सीज फायर है या पीस है, और दूसरी तरफ एक एक्ट ऑफ वॉर नहीं कर सकते। बट एड ऑन क्या हुआ, फिर इन्होंने एक जहाज इंटरसेप्ट किया, उसकी वीडियो रिलीज कर दी। ये सेकंड एक वायलेशन सीज फायर की हुई। उसके अंदर आप फायर नहीं करते, उन्होंने फायरिंग की, उसके इंजन को डैमेज किया। दिस इज कॉल्ड एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। अब जो इंसल्ट करना उन्होंने किया, तो ऑब्वियसली ईरान के पास कोई चॉइस नहीं था। ईरान ने कहा कि ठीक है, जब तक अब आप, मेरा ख्याल ये है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कि अब शायद पाकिस्तान ही रिक्वेस्ट करेगा अमेरिका से, और शायद कर चुका हो, कि वो पाकिस्तान उनसे कहे कि आप भी ब्लॉकेड हटाएं, दोनों साइड हटाएं, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस छोड़ें
और आप ये ब्लॉकेड हटाएं ताकि कन्वर्जेंस हो सके। अगर ये अमेरिका ने यही चेक एंड बैलेंस रखा, क्योंकि आज ईरान ने काउंटर चेक एंड बैलेंस शुरू कर दिया, तो अगर तो देयर इज नो वे फॉरवर्ड अभी तक। तो ऑप्टिक्स, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ऑप्टिक्स से निकलना पड़ेगा। इन बाहरी जहाजों को रोक के वीडियो बना लेने से जंग कोई भी नहीं जीतेगा। मुज़ाकरात। चिश्ती साहब, मैं एक छोटा सा नुक्ता, क्योंकि अब ईरान जो अपना प्लॉय है वो अब वाजे दे रहे हैं ना, जैसे ये वेसल्स को रोकना हो, साथ उनकी कुछ मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं नक्शा जारी करके रेड सी से होके, गल्फ ऑफ एडन से होके, ऊपर अरेबियन सी और फिर गल्फ ऑफ ओमान एंड देन पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, इस पूरी जो यू बनता है, इसमें वो कह रहे हैं कि जो अंडर द सी सब सी केबल है, क्रिटिकल केबल, दुनिया की जो इंटरनेट की ट्रैफिक केबल है, वो कहते हैं कि इसको टारगेट किया गया तो पूरी दुनिया की राब्ताकारी की सहूलत खत्म हो जाएगी। ये कितना अहम प्लॉय है, टैक्टिक्स है, हरबा है, मुमकिन होगा या नहीं? चिश्ती साहब का जवाब सुनने के लिए मेरे साथ रहें, छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बड़ा अहम नुक्ता मैंने उठाया और चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो इक्वेशन नई ईरान दे रहा है कि इसमें 97% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक फॉर ई कॉमर्स गुड्स वो खराब हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, ये पॉसिबल है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान अभी उस स्टेज पे नहीं लेके जाएगा एस्केलेशन को जिधर वो ओवरऑल दुनिया को या ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको ऑफेंड करे। उससे पहले मुझे लगता है कि अगर ये अनब्लॉक ना हुआ तो ह्यूतीज के जरिए बाब अल मंदब को वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अभी उसके सबूत के तौर पे मैं ये इसका चलूं कि जॉर्ज W.H. बुश, उन्होंने अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है अमेरिका इस समंदर के अंदर, तो उसको बजाय रेड सी से और बाब अल मंदब से गुजारने के उन्होंने पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के इसको डिप्लॉय किया है। इसका मतलब यह है कि एप्रीहेंशन तो अमेरिका को भी अभी बहुत है ईरान की काबिलियत की, कि कहने के बावजूद कि ईरानी नेवी तबाह हो गई है, ईरानी एयरफोर्स खत्म कर दी गई है, लेकिन आपके सामने है कि वो जहाज नहीं लाने की हिम्मत हुई। जैसे मैंने कहा कि अगर ये टूल यूज किया गया तो ये और ज्यादा खतरनाक होगा, लेडर ऑफ एस्केलेशन और ऊपर चली जाएगी, फिर अमेरिका रिएक्टिव मोड में चला जाएगा। तो आई थिंक लेडर ऑफ एस्केलेशन प्रेसिडेंट ट्रंप पे ऑब्लिगेशन है टू कूल डाउन। ये जो इंटरनेट की बंद करने का, मुझे लगता है कि एक पब्लिक ओपिनियन बहुत ईरान के खिलाफ हो जाएगी। तो ईरान इस वक्त एक विक्टिम कार्ड अच्छा खेल रहा है, एक उसको ये पता है कि सिंपैथी लोगों की ग्लोबली इस तरफ है। आपने देखा अमेरिका के कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इस जंग के खिलाफ इसलिए हुई है कि जाहिर है एक 49 लीडरों को शहीद किया गया, 160 बच्चियों को शहीद किया गया, ऑफेंस उन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की। तो सब कुछ करने के बावजूद ये भी देखा कि ईरान ने निस्बतन पिछली जो अभी टर्म्स थी जिसके अंदर JCPOA का जो मुआहदा हुआ था, अब प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद वो भी नहीं मिल रहा। तो ये सारा देखते हुए वो उनके पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं। इस तरह की ऑप्टिक्स, जिस तरह मैं पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था, उससे आगे ईरान ने अगर एस्केलेट किया, जो बाब अल मंदब वाला एलिमेंट है, वो शायद इक्वली खतरनाक होगा। एक छोटा सा नुक्ता इसी मौजू से जुड़ा और वाज़ेह कर दें, फिर मैं अवैध साहब से भी मैंने बात करनी है इस मौजू के ऊपर। ये मुझे बताइएगा चिश्ती साहब कि ये मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा हूं जिसमें वो कहते हैं प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल्स जो हैं वो 45% इस्तेमाल हो चुके, थार्ड हो उसमें, या चाहे पैट्रियट हो 50%, और साथ टोमाहॉक का 30%, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ का 20%, SM-3 SM-6 का 20%, और इन हथियारों को अगर बनाते हैं तो 3 to 5 years लगते हैं इनको ग्राउंड पे लाने के लिए। फिर मैंने इस खबर को वैलिडेट करने के लिए एक और आइटम निकाली जो AP में थी, जहां पे जो अमेरिकन डिफेंस कंपनीज हैं जैसे कि RTX और नॉर्थ ग्रुप, ग्रोमैन और GE, इनको इस साल के पहले क्वार्टर में होशरुबा ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि सप्लाई मुतासिर हुई है तो ऑर्डर्स गए हैं। ये कितना अहम है जी इस जंग में ईरान के पर्सपेक्टिव से और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से? देखिए जामी साहब, जितनी ईरान ने अपने लिए इकोनॉमिकल रखी हुई है जंग, मैं वेपन्स की सिर्फ बात कर रहा हूं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा। वेपन्स के जो यूजेज है, 50,000 मैक्सिमम ड्रोन की एक कीमत है, उसके 4 मिलियन का पैट्रियट फायर करवा दिया। तो आपने देखा होगा जंग शुरू होने से पहले और फौरन बाद ही अमरीकी हुकूमत ने इन तमाम कंपनियों जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे कहा था कि अपनी जो प्रोडक्शन है उसको दुगना तिगना करें। लेकिन ये कंपनियां दुगना तिगना करने के लिए नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती है, आप ये नहीं कह सकते। और जो इवन जो रेडार एयर डिफेंस का बहरेन का तबाह किया आपने देखा, वो इटसेल्फ 5 साल लगेंगे, कोई 2 बिलियन की अमाउंट लगनी है, 5 years उसको रिकवरी में लगने हैं। इवन जो LNG का जो प्लांट तबाह हुआ है उसको 3 से 4 साल लग सकते हैं। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं होता, प्लग एंड प्ले नहीं होता कि आप बस ऑर्डर करें तो कल से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ईरान ने यही तो किया है, इजराइल के खिलाफ भी यही किया है। उसने पिछली जंग में भी यही किया था कि अपने सबसे सस्ते ड्रोन, ऑब्सलीट, इररेलेवेंट, इकोनॉमिकल को पहले फायर किया, सबसे महंगे
इजराइल ने वेपन्स फायर कर दिए इंटरसेप्ट करने के लिए। जब तक उनको पता लगा कि उनके साथ ये डिसेप्शन प्लान हो गया, इट वाज टू लेट, उनको राशनी करनी पड़ गई थी। ये अमेरिका को भी यही करना पड़ रहा है। यूक्रेन का आप मिसाल दे देता हूं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जंग शुरू होने के 8 दिन बाद एक बयान दिया था, ओनली 8 डेज डाउन, और गिला किया था कि मैं पिछले साल से 200 पैट्रियट मांग रहा हूं, वो नहीं दिए गए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2008 दिनों में फायर कर दिया। तो ये इटसेल्फ शोज कि जो जाहिर है, मैंने जैसे अर्ज किया कि ये प्लग एंड प्ले नहीं होता, तो आपको ऑर्डर्स करने पड़ते हैं। तो अमेरिका की शॉर्ट सप्लाई रहेगी। अभी मैं एक जनरल का इंटरव्यू पढ़ रहा था, साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जो अमेरिका के, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा मैं अभी दोहा में था, और उन्होंने बताया परसेंटेज, ऑलमोस्ट बिल्कुल आप ठीक परसेंटेज कह रहे हैं, मैं रिलेट कर पाया उनके इस टॉक से। उन्होंने कहा कि ये इतनी परसेंटेज कतर की, दोहा की, बहरीन की, वो फिजिकली इन मुल्कों के दौरे पर थे। उन्होंने कहा मैं देख के आ रहा हूं कि इतना स्टॉक पाइल शॉर्ट हुआ है। उनका तो कंसर्न ही मुल्कों का ये है कि अगर इस जंग का पार्ट 2 शुरू हुआ तो उनके पास तो रिक्विजिट वेपन्स है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 8-8 हजार 10-10 हजार का स्टॉक ईरान के पास पहले भी मौजूद था। बिल्कुल, और ये प्रोडक्शन इनकी कंटिन्यू है। बहुत मुश्किल होगा सस्टेन करना के लिए भी। अच्छा, वैसे मैं वन लास्ट एक, मेरे पास वक्त की कमी भी है, वैसे मुख्तसर ये फरमाइएगा कि ये कुछ ईरानियन माहिरीन ये मान रहे हैं कि ट्रंप को 60 दिन की डेडलाइन भी है, क्योंकि 60 दिन से ऊपर जंग चली जाए तो कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए, हालांकि माजी में इसकी मिसालें भी हैं। क्या ये डेडलाइन भी उनके सर पर सवार होगी या ये मैटर नहीं करती, क्योंकि 50-55 दिन तो हो गए हैं? सियासत दाव पे लगी हुई है, मिड टर्म पोल्स हैं, और जितने भी सर्वेज आए हैं वो वॉर के अपोजिशन उसमें बहुत ज्यादा है, 61%। प्योर रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो सर्वे है उसके अंदर है। इसी तरह CNN का जो सर्वे है उसमें भी कि हर 10 अमरीकी में से 6 अमरीकी इस जंग के खिलाफ हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, और अमेरिका में पहली दफा ये एक आवाज बुलंद हुई है कि इजराइल जो है वो अमेरिका को लेके गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से ऑफ रैंप मिले और किसी तरीके से वो डील करे। जहां तक आपने हथियारों की बात की चिश्ती साहब से, देखिए जो यूक्रेन वॉर के अंदर और गाजा वॉर के अंदर बहुत सारे ज़खायर जो है, स्टॉक्स जो है वो ज़ाय हो चुके हैं। ये दो मैं मिसालें आपको देता हूं कि एक तो व्हाइट हाउस के अंदर जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उन लोगों को बुलाया था और बहुत सख्ती से कहा था कि आप हथियार बनाना शुरू कर दें। और दूसरी जानिब आपको पता है कि जब फौजी अड्डों पे ईरान ने हमला किया तो इतने उनके पास जो इंटरसेप्टर्स के इक्विपमेंट्स नहीं थे कि उन्होंने साउथ कोरिया से वो मुंतकिल किए, लेकर आए। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास स्टॉक्स नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनके पास एक मजबूत नेवल फोर्स है। और ईरान, मुझे लगता है कि आखिर में बात करूंगा, मुझे लगता है कि जो मुझे एहसास हो रहा है दोनों तरफ बात करके, ईरान में भी और वॉशिंगटन में भी, कि एक बीच का रास्ता है। जिस तरह चिश्ती साहब ने बीच में कहा था कि पाकिस्तान ने तो रिक्वेस्ट की हुई है कि आप लिफ्ट करें ब्लॉकेड ताकि मामला आगे बढ़े, मुआहिदा तय पाए और निगोशिएशन का मसला हल हो, और दूसरी जानिब या फिर करेगा रिक्वेस्ट। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता जो डिस्कस हो रहा है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की किल्लत वैस तो ही साहब जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स फॉर दिस शो। नाज़रीन, इस सूरत हाल पर नज़र रहेगी हमारी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल यकसर बदल चुकी होती है। कल क्या होता है उसके लिए हमारे साथ रहिएगा। आज के लिए इतना ही।